हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 का ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है आज का। इससे पहले के 30 प्रैक्टिस सेट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास को साकार और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रमुख सामाजिक आर्थिक संरचनाओं की पहचान की गई थी। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों के जीवन को ऊंचे उठाने के लिए देखा गया था कि गाँव में किन किन क्षेत्रों में विकास किया जाए तो वहाँ के निवासियों को अच्छा सुविधा मिल सकती है, जिसके कारण वो माहौल बना सकते हैं कि जिसके कारण वह अपना विकास अच्छे स्तर पर कर सकें। तो ये थी 4, 2, 5, 3। तो ये 5 क्षेत्र थे। अब कौन कौन से थे कि स्वास्थ्य उपलब्ध कराओ। सबसे पहले कि उन निवास लोगों का स्वास्थ्य सही हो। स्वास्थ्य के लिए पेयजल सबसे पहले, जो कॉमन बीमारी थी उस समय की, जो जितनी ज़्यादा स्वास्थ्य की थी तो वो जल की समस्या थी। शुद्ध पेयजल मिलेगा तो सारी शुद्ध पेयजल और भोजन वगैरह, तो बीमारियों का खतरा वैसे ही कम रहेगा। और आवास, ये 5 क्षेत्र आप लोग देखिए, स्वस्थ है, पेयजल है, आवास है, सड़क है और शिक्षा। शिक्षा की बात हो गई। तो कितनी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं की पहचान की गई थी? 5। पांचों का नाम आप लोग देख लिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए एक डायरी होती है, इसको क्या कहा जाता है? खेवट, किसान बही, रोजमांचा और जोत बही। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा रोज मांचा। यह दरअसल में दिन प्रतिदिन जो व्यवसायिक, ये कॉमर्स में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये किसी भी व्यवसाय में दिन प्रतिदिन का जो विवरण होता है उसे लिखने के लिए ये जैसे टेबल तैयार की गई तो उसको रोज मांचा बोला जाता है। तो ये भी इसमें होता है कि लेखपाल, वैसे तो डायरी आती है प्रश्नों पर आप लोग देखिएगा, तो ये क्या दिन प्रतिदिन के कार्य किसमें लिखता है? तो डायरी में। लेकिन ये प्रश्न एसएससी सीजीएल वगैरह का है तो उसमें रोज मांचा दिया गया था, तो प्रतिदिन के विवरण लिखता है तो वो रोज मांचा हो जाएगा। किस दिन से किस दिन तक? 1 अगस्त से लगा करके 1 जुलाई तक। 1 अगस्त से लगाकर 1 जुलाई तक, 31 जुलाई तक दिन प्रतिदिन के लेन देन। और किसान बही क्या होती है? इसमें लेखपाल द्वारा तैयार यह दस्तावेज होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयास को किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो उर्वरकों के क्षेत्र में यह है धूसर क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल क्रांति जो है यह मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति आप लोग मान सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, जानते होंगे पेट्रोलियम उत्पाद या ऊर्जा से रिलेटेड है। अगर पेट्रोलियम ना भी मिले तो यह ऊर्जा से रिलेटेड है। और जो सुनहरी क्रांति है यह फल उत्पादन यानी कि बागवानी से संबंधित है। फल उत्पादन या बागवानी है। और यहीं पर कंफ्यूज ना होइएगा, एक सदाबहार क्रांति होती है तो वह समग्र कृषि उत्पादन को लेकर है। तो यहाँ पर अगर पूछे सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है तो फल एवं बागवानी उत्पादन। हरित क्रांति आप लोगों को मालूम है कि एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति जिसको बोला जाता है वर्गीज कुरियन। और अगर सदाबहार क्रांति आए तो इसमें भी एम.एस. स्वामीनाथन आप लोग टिक करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह 12वीं अनुसूची है। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पालिकाओं के लिए। भाग कौन सा जोड़ा गया था? तो 9A भाग जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। यह भी हाल ही में प्रयोग हुआ है। कहाँ? महाराष्ट्र में। आप लोग अगर नज़र बनाए हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से या ऐसे भी राजनीति में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इसका अच्छा उदाहरण आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची उससे संबंधित है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फसल चक्र आवश्यक होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, पौधों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा में नमी हेतु। तो फसल चक्र आवश्यक होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। दरअसल इसमें होता क्या है कि जैसे कोई फसल बोई गई जो अधिक खाद और पानी की आवश्यकता करती, अधिक खाद की, जैसे है अधिक खाद, तो उसके बाद जो फसल बोई जाएगी वो कम खाद वाली बोई जाएगी, जिसमें कम उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो ये मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? जटिल समाज, विषम रूपी समाज, आदिम समाज, सरल समाज। तो पहले देख लो कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में समाज 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया कृषक समाज, दूसरा हो गया जनजातीय समाज, और तीसरा हो गया औद्योगिक समाज। तो ग्रामीण समाज या कृषक समाज कैसा है? सरल समाज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1952, 1958, 1955, 1962। तो इसका उत्तर क्या सही होगा कि ये अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 में बनाया गया था। अस्पृश्यता उन्मूलन अपराध अधिनियम किस आर्टिकल से संबंधित है अस्पृश्यता? तो ये आर्टिकल नंबर 17 से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, समाज के कमजोर वर्गों, और यहाँ पर अच्छा चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1952 2 अक्टूबर 1952, आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई है। और 1958 में किसकी बात की गई है? 1958 में संपूर्ण प्रदेश में चकबंदी लागू हुई थी। और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक ग्राम से क्या शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो हमारे टॉपिक में सिलेबस में अलग से दिया है, लेकिन इसके बिना पंचायती राज टॉपिक, चाहे यूपी SSC का चाहे आप जो पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। चाहे वह फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे वह लोअर हो, किसी भी कोई परीक्षा बिना पंचायती राज के उत्तर प्रदेश का यूपी SSC का कोई पेपर नहीं बना है। तो ये 100% है कि इससे प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 46, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो इसका जो सही उत्तर होगा, समाज और कमजोर नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, तो आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता होगी, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन SC, ST और OBC को इसके तहत कुछ आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19 के तहत? आर्टिकल 19 के तहत जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब जो है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई। कौन सी स्वतंत्रता हटा दी गई थी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये जो मूल अधिकार बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 16 मूल अधिकारों के तहत 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार आते हैं। तो मूल अधिकार USA के संविधान से लिए गए थे, USA से लिए गए थे, USA संयुक्त राज्य अमेरिका। और आर्टिकल 12 से 35 तक के ये जो भाग नंबर 3 है संविधान का, इसको क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिले, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जाति, रंग, नस्ल एवं लिंग आधारित भेदभाव दूर हों, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। तो सामाजिक न्याय क्या होता है कि जाति, रंग, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। या किस आर्टिकल के तहत लिखा गया है? आर्टिकल 15 के तहत। 12 से 35 आप लोगों को अवश्य पता होगा कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में ये आते हैं। भाग नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों में से नहीं आता है? सफाई तथा अपवहन, अपवहन लिखा है, अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध करवाना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों तालाबों कुओं का निर्माण तथा अनुरक्षण करना। तो जो इसका उत्तर होगा ये है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। और ये दिया गया है 29 विषय पंचायतों, ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय संविधान की किस आर्टिकल में दिए गए हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अब इसमें सर्वप्रथम देख के कोई भी अपना आंसर नहीं बदलेगा कि सर्वप्रथम किसने अपनाई थी। तो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या राजस्थान के द्वारा अपनाई गई थी, वही इसका सही उत्तर होगा। और उत्तर प्रदेश का आप लोग एक याद रख लीजिए कि यह ई पंचायत पुरस्कार में, ये ई पंचायत पुरस्कार 2021 इसने प्राप्त किया, जीता प्रथम स्थान, और नरेंद्र मोदी के तहत द्वारा यह वितरित किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। तो ये भी मामला है, स्वच्छता भी है, लोकोपयोगी सेवाएं देना भी कार्य है। तो कानून और व्यवस्था जो है यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? अब ये कोई ये ना समझे कि ये हम लोग संविधान पढ़ने लगे हैं। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, तो ये ग्रामीण व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। यही है कि विवाह, नातेदारी, रिश्तेदारी, विवाह के नियम कैसे हैं, उत्तराधिकार के नियम कैसे हैं, दाय भाग मिताक्षरा, तो ये सब संविधान में नियम बनाए गए थे। तो वही आज संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण, खासकर ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ये बनाए गए थे। वैसे भी एजुकेटेड और सिविल सोसाइटी में ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो देखते हैं, केंद्र, राज्य और केंद्र व राज्य दोनों धार्मिक प्राधिकारी। तो विवाह और तलाक, विरासत जैसे संबंधी नियम ये केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आप इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति है? समोच्च वेदिकाकरण, समोच्च कृषि, अवनालिका नियंत्रण, बेसिन लेस्टिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समोच्च कृषि। मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति दिए हुए ऑप्शनों में यह सबसे सटीक ऑप्शन बैठ रहा है। कारण क्या होता है मृदा संरक्षण में? समोच्च कृषि जैसे है तो यह पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। जैसे तो यहाँ पर एक बना दिया गया मेड़ टाइप, उसके बाद यहाँ ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है ऊपर से अगर पानी आता है तो पहले नीचे यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा। तो इस प्रकार इसका अच्छे से प्रयोग जल का भी होता है और मृदा कटाव भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भैंसों की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सुरती, टोडा। तो इसका सही उत्तर जो होगा यह होगा सुरती होगा। यह बनावट, शारीरिक बनावट में छोटी होती है, शारीरिक बनावट इसकी छोटी होती है। इसीलिए अगर पूछे कि इसको भूमिहीन, छोटे व सीमांत किसानों की भी भैंस कहा जाता है कि यह बनावट में छोटी होती है, जिसके कारण ये भूमिहीनों के पास, छोटे किसानों व सीमांत किसानों के पास पाई जाती है अधिकतर। और भदावरी जो होती है इसका गृह क्षेत्र गुजरात है, भदावरी का गृह क्षेत्र गुजरात है। और मुर्रा जो है यह सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की है, सबसे अच्छी दुधारू मुर्रा। ये हरियाणा हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया, दिल्ली, पंजाब वाले इलाकों में पाई जाती है। और टोडा जो है या नाम से ही स्पष्ट है कि यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली यह भैंस की प्रजाति है। और भी भैंस की प्रजाति देख लेते हैं, जैसे जाफराबादी हो गई, मेहसाना हो गई, मेहसाना,
के बाद एक गोदावरी नदी भी है, तो ये भैंस की प्रजाति भी है। नागपुरी और सांभलपुरी, सांभलपुरी ये भी भैंस की प्रजातियां हैं, नस्लें हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है IR10 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं? IR10 और रत्ना, गेहूं, बाजरा, धान, ज्वार। तो इसका सही उत्तर होगा धान। IR10 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं। धान की और देख लेते हैं, पहले भी कई बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी DDR10 और PHB71 और वंदना जो है इसकी अतिशीघ्र पकने वाली प्रजाति है वंदना। धान की अतिशीघ्र पकने वाली प्रजाति वंदना है। और गेहूं में एक रोग है रस्ट, ये 3 प्रकार का होता है, जैसे भूरा रस्ट, किट भी बोला जाता है, भूरा रिस्ट, काला किट, पीला किट। तो ये रस्ट किसमें आता है? गेहूं का एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट, कपास, चाय, रबड़। तो इसका सही उत्तर होगा जूट। आपको कुछ प्लेटफॉर्म पर या कुछ किताबों में चाय भी देखने को मिलेगा, जो कि इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा जूट। क्वेश्चन नंबर 18, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 1982, 1986, 1983, 1988। तो जो ये शुरू किया गया था या 1986 में शुरू किया गया था, ये 1986 में, OPP। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समाकलित नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग करिए समन्वित। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? सिंचाई से, साक्षरता से, निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों से, मुफ्त भोजन व्यवस्था से। तो जो सही उत्तर होगा इसका निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों से संबंधित है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहा जाता है? फसल भंडार, सुरक्षित भंडार, उत्पाद भंडार, अनाज भंडार। तो इसका सही उत्तर होगा जो सुरक्षित भंडार। वैसे देखने में सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी कई बार माइंड चला जाता है इस प्रकार को। तो फसल भंडार जैसे ऑप्शन टिक कर दिया, अनाज भंडार टिक कर दिया, तो उसमें क्लियरिटी के लिए हमने यह प्रश्न डाला है कि इसको बोला जाएगा सुरक्षित भंडार। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो यह स्वामित्व योजना होगी। इसका स्वामित्व योजना के तहत ये संपत्ति कार्ड, इसमें क्या है, गांव में रहने वाले लोगों को उनके घरों से, उनकी भूमि से संबंधित एक दस्तावेज या दिए जाएंगे, जिनको बोला जाएगा संपत्ति कार्ड या घरौनी। उनके घरों के लिए उनको जायदाद का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वाचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, असम, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो वाचुआ महोत्सव जो मनाया जाता है यह असम में मनाया जाता है। असम की कौन सी जनजाति है? तो यह तिवा आदिवासियों द्वारा, तिवा आदिवासी जो हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको लालुंग भी कहा जाता है, लालुंग। अगर कभी लालुंग आ जाए तो भी, और तिवा आदिवासियों द्वारा ये अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए यह महोत्सव मनाते हैं। और एक और है कि नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जो कृषि प्रणाली अंगामी जनजाति द्वारा, जाबो कृषि प्रणाली। जाबो कृषि प्रणाली कहाँ पर? नागालैंड में अंगामी जनजातियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं शुरू किया गया था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है जवाहर रोजगार योजना। बाकी के 3 आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे। करीब 2-2, 3-3 बार हम लोग इनको कर चुके हैं, इसीलिए अब आज नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1881 में पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, और यह कितने वॉल्यूम में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे 5 है, 9 है, 10 है, 6 है, तो यह 9 भागों में विभाजित था। गजेटियर क्या होता है? सूचना का स्रोत होता है। जैसे भारत का गजेटियर है तो उसमें भारत से संबंधित समस्त जानकारियाँ, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, इसी प्रकार किसी जिले के गजेटियर में वहाँ की समस्त जानकारियाँ दी होती हैं। तो जो सबसे पहला
गजेटियर तैयार किया गया था, ये वाल्टर हैमिल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। वाल्टर हैमिल्टन। कब तैयार किया गया था? 1815 में पहली बार तैयार किया गया था। और विलियम हंटर जो हैं, इनको गजेटियर का पिता कहा जाता है। विलियम हंटर, विलियम हंटर, इनके द्वारा ही यह इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया तैयार किया गया था। तो यह एक व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया था, इसीलिए इनको इसका जन्मदाता कहा जाता है 1872 में। और वाल्टर हैमिल्टन द्वारा ये प्रायोगिक तौर पे आप कह सकते हैं, तो सबसे पहला गजेटियर वाल्टर हैमिल्टन द्वारा तैयार किया गया था और विलियम हंटर ने व्यवस्थित रूप से इसको तैयार किया, इसीलिए इनका नाम, इनको गजेटियर का पिता कहा जाता है। और संपूर्ण गजेटियर योजना कब चालू की गई थी? बता चुके हैं, 1980-81 के तहत यह संपूर्ण गजेटियर योजना चालू की गई थी। 25 प्रश्न है कि राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? कृषि दर्शन, कृषि चिंतन, कृषि तरंग, नई कृषि सोच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कृषि चिंतन। तो चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं वह जरूर हल करिए, और जो जीएस के संबंधित आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें भी सॉल्व करिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।